हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 8 तक डिस्कस कर लिया है। आज टेस्ट नंबर 9 करूँगा जो कि पॉलिटी पे है, और इसके बाद टेस्ट 10 होगा जो कि वो भी पॉलिटी पर ही है। ओके, तो टेस्ट 9 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो टेस्ट 8 तक है, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ये मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि DPSP पे है। Consider the following provisions under the directive principle of state policy as inherent in the Indian Constitution. ओके, और ये पूछा है विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन अबव द सोशलिस्टिक इन नेचर। ओके, तीन नेचर होते हैं, एक सोशलिस्टिक होता है, लिबरल होता है और गांधीयन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है सोशलिस्ट, तो हम देखते हैं पहला प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। ये गांधीयन प्रिंसिपल है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, एंड रूरल लेवल की है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, सिक्योरिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, तो ये आर्टिकल 44 जो है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये कि लिबरल है, ये भी सोशलिस्टिक नहीं है, तो एक दो नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन ये फ्यू हैंड्स। यस, ये सोशलिस्टिक है। ओके, इक्वलिटी की बात करता है, तो ये होगा सोशलिस्टिक। एंड फोर्थ देखते हैं, सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। यस, ये भी होगा। ओके, आर्टिकल 43 ये के तहत। ठीक है, तो 3 एंड 4 यानी कि 3 एंड 4 सही है, बी ऑप्शन। और हम देखते हैं सोशलिस्ट में क्या होता है, तो आर्टिकल 38 है जो कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, कि उस पर स्टेट पॉलिसी बनाए इक्वलिटी के लिए। और आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 42 है वो ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क की बात करता है। ठीक, ये सब सोशलिस्टिक है। और आर्टिकल 43 है लिविंग वेज। ठीक है, लिविंग वेज दे गवर्नमेंट। और 43 ये है वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो ये सब सोशलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी में 2 क्वेश्चन फॉर DPS फ्रॉम द DPSP आता है, तो ये ध्यान में रखना है। और गांधीयन प्रिंसिपल देखते हैं, तो आर्टिकल 40 हम सभी जानते हैं, जो विलेज लेवल के जो डेमोक्रेसी की बात करता है, पंचायत की, उसकी बात है। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री, यस। एंड आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव से संबंधित है। और आर्टिकल 46 वीकर सेक्शन से संबंधित है। आर्टिकल 48, ठीक है, स्लाटर हाउस की बात करता है। एंड आर्टिकल 47 में जो कि बैन करता है अल्कोहल वगैरह को, ड्रिंक को। तो ये सब गांधीयन प्रिंसिपल हैं। अब हम देखते हैं लिबरल कौन कौन है, तो आर्टिकल 44 हम सभी जानते हैं, UCCA यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो होगा। ठीक है, आर्टिकल 45 वो चाइल्डहुड केयरिंग की बात करता है, जो 0 से 6 ईयर तक के जो चाइल्ड हैं उनकी स्टेट जो है पॉलिसी बनाएगा फॉर द वेलफेयर। ठीक है, एंड आर्टिकल 48 जो है इन्वायरमेंट की बात करता है, यस। आर्टिकल 49 मोनूमेंट्स की बात करता है, यस। आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होने की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड कोलैबोरेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये लिबरल थॉट है, तो हमें तीनों डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस तरह पूरा जो है समराइज कर दिया मैंने DPSP का। ठीक है, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड है आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 in this context which of the following acts explicitly
रेगुलेट द प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, कौन कौन सा प्रोहिबिट करता है? तो पहला है द वीडी एंड द सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। यस, ये करेगा ही क्योंकि बच्चों को इसमें एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। दूसरा है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। ये नहीं होगा, ये बेगार की बात करते जो कि फोर्स लेबर की बात होता, तो ये बच्चों को इसमें नहीं सम्मिलित किया गया, तो दूसरा नहीं होगा। थर्ड देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यस, इसमें इंक्लूड किया गया है, तो 1 and 3 इज द राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और हम देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 1938, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 एंड प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। ठीक है, ये सब है, और कुछ है तो आप देख लेना। तो ये इसका डी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 क्या कहता है? 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पास्ड यूजिंग ये सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, किसमें किसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी, यानी कि 50% ऑफ द हाउस। ठीक है, पहला देखते हैं मनी बिल। यस, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दूसरा देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ये स्टेट। यस, इसमें भी चाहिए सिंपल मेजोरिटी। एंड थर्ड है ये रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द कैग। ठीक है, तो इसके लिए ये बेसिकली उसी तरह हटाया जाता है जैसे जजेस को हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स एंड प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट को अमेंड करते हैं, डीपीएसपी को अमेंड करते हैं, ये सभी आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और सिंपल मेजोरिटी में कुछ और, जैसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, एक्ट आएगा, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे आप क्रिएट कर रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो इस सब के लिए कोई जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी के तहत होगा। तो इसका आंसर होगा 1 and 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 क्या कह रहा है? इन द context of the Indian Constitution, consider the following statements regarding fundamental duties। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित पूछ रहा है। पहला है these are the incorporated in Article 4 of the Constitution by the 42nd Constitution Amendment 1976। यस, 1976 42nd Constitution Amendment के तहत लिया गया, लेकिन ये इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्ट 4 ये में, पार्ट 4 ये में किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 4 में नहीं है, 4 डीपीएसपी है। ठीक है, और आर्टिकल 51 ये में है। 51 में सारे 51 तक जो है उसमें डीपीएसपी है। ठीक है, 36 to 51 तक डीपीएसपी है। और सेकंड इसमें देखते हैं तो है द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द मनमोहन सिंह। नो, अटल बिहारी वाजपेयी थे इन 2002 में। ठीक है, उनका कार्यकाल था 1999 से 2004 तक। ठीक है, तो इसमें डी होगा, नाइदर 1 nor 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में बेसिकली पैरा दे रखा है, पूछा है कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें जजमेंट दिया था। तो है पढ़ता हूं, आप लोग सुनो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक of the balance between the fundamental rights and the directive principles to give absolute principle to one over the another is to disturb the harmony of the constitution। हारमोनी की बात करता है, तो हारमोनी बेसिकली मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, कि दोनों में हारमोनी होना चाहिए और एक दूसरों के लिए काम करना चाहिए, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, और जो दिए हैं केस, जैसे कि चंपकम दोराइजन केस 1951 में, इसमें जो है बताया गया था कि जो डीपीएसपी है, ठीक है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये सब्सिडरी है ऑफ एज अ फंडामेंटल राइट, इसमें ये कहा गया था। एंड गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट अमेंडमेंट, ठीक है, ऐसे बोला गया था। एंड सी जो केशवानंद भारती केस था 1973, इसमें तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि आप ये बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते, जैसे कि रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सब सेकुलर स्टेट, सॉवरेन, ये सब नहीं हटा सकते, बाकी आप संशोधन कर सकते हो, फंडामेंटल राइट में भी कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पे। 6 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पूछा है। पहला है आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस, ठीक है, आर्टिकल 130 बोलता है। एंड दूसरा है पार्लियामेंट इज अथराइज्ड टू अपॉइंट अदर प्लेस और द प्लेसेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, पार्लियामेंट ने सीजीआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ओनली अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तभी वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसका ओनली 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 7 में। 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव टू राइट टू इक्वालिटी अंडर द आर्टिकल 14 बिसाइड द इंडियन सिटीजन, ठीक है, एक होता है इंडियन सिटीजन एंड नॉन इंडियन सिटीजन। तो केवल इंडियन सिटीजन के लिए जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केवल इन्हीं के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट है और सभी के लिए हैं, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान में रखना है इतना। तो इसमें क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 के तहत इंडियन सिटीजन के लिए कौन कौन सा है इक्वलिटी के लिए, तो इसमें फॉरनर्स, ठीक है, बेसाइड मतलब इंडियन सिटीजन के अलावा भी विदेशियों को क्या क्या है, तो फॉरनर्स को राइट इक्वलिटी मिलता है, यस मिलेगा ही। एंड स्टेटरी कॉरपोरेशन, ठीक है, बिल्कुल, कोई भी एक्ट के द्वारा कोई कॉरपोरेशन बनाया गया है उसमें भी होगा। एंड रजिस्टर्ड सोसाइटीज, यस, इसको भी होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है सभी को देता है, बस ऐसे समझ लो। तो इसमें 1, 2 एंड 3 इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कूनो नेशनल पार्क के बारे में, जो कि अभी बहुत न्यूज में बना हुआ था, ठीक है, जिस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन था उसी दिन इसको रिलीज किया गया था, जो कि नामीबिया से आए थे अफ्रीकी चीते, ठीक है, 17 सितंबर को। तो ये ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कूनो नेशनल पार्क। तो पहला है रिवर घिरना पासेस थ्रू दिस द पार्क, नो, वहाँ रिवर कूनो है जो कि कूनो नेशनल पार्क को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। जो गिरना रिवर है ये बेसिकली महाराष्ट्र की रिवर है। दूसरा देखते हैं, इट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, यस। तीसरा, इट हैज बीन द चूजन फॉर द चीता री इंट्रोडक्शन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, यस, ठीक है। अब जानते हैं कि इसकी IUCN स्टेटस क्या है, अफ्रीकन चीता का, तो इसका वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें एक पैरा दे रखा है और पूछा है कि कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके टर्मोलॉजी यूज किया। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द अल्टीमेट लीडर इज ये सुप्रीम डाइटी, ठीक है, डाइटी होता है सुप्रीम डाइटी, मतलब जो और द ग्रुप ऑफ देयर ऑफ, ठीक है, हु रूल्स आइदर डायरेक्टली एज ए गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है, ठीक है, इस तरह का फॉर्म, और द इनडायरेक्टली थ्रू द अर्थली सर्वेंट्स, typically the clergy, whose rule in the deity stead. The laws are based on the religious laws and precepts, and the government serves its deity rather than the citizenry, ठीक है, and they may be often the oppressive in functions with strict rules and the harsh punishment for the rule breakers,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज बीइंग डिस्क्राइब इन द पैसेज गिवन एबव। तो थियोक्रेसी है, बेसिकली ये यूरोप में चलता था, ठीक है। तो ये थियोक्रेसी है जिसमें मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं, ठीक। तो ये थियोक्रेसी है बेसिकली। और हम जानते हैं क्या एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, फ्यू एलीट सिटीजन रूल करते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरबिया वगैरह में, यूएई में, यहाँ पर सब। और जो मेरिटोक्रेसी है बेसिकली ये टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें आप अपॉइंटमेंट किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो है। और जो ओलिग्रैकी है ये बेसिकली मिलिट्री कंट्रोल है, जैसे कि अभी बुर्किना फासो में हो गया, या जहाँ पे हम जुंटा आर्मी काम कर रहे हैं जैसे कि म्यांमार में, ठीक है, आर्मी कंट्रोल कर रही है। तो इसका देख लो, ये सही है थियोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर पे। 10 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है लॉज मेड फॉर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट आर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। नो, ठीक है, राज्य की बाउंड्री को परिवर्तन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज द कंसर्न विद द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। नो, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ठीक है, 2015 में। 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत भारत के पार्ट को बांग्लादेश को दिया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। और जो 99th है वो एनजेक्स है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि जुडिशरी में रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था एक्ट मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में, ठीक है, तो ये भी गलत। तीसरा देखते हैं इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अनदर कंट्री विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, ले तो सकते हो बगैर अमेंडमेंट किए, लेकिन अगर भारत के किसी पार्ट को अगर किसी को देना है किसी अदर कंट्री को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल 368 के तहत होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन नोन, कोई भी सही नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 पे। 11 क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट हैज बीन गिवन द स्टेटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। यस, तो ये ध्यान में रखना है इस एक्ट को। दूसरा है द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग। नहीं भाई, ये बाइंडिंग है। एंड इज द अपीलेबल्स। नो, ये अपीलेबल नहीं है, ठीक है, अपीलेबल नहीं है मतलब आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो, तो दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडरल लॉज लाइक द सिविल प्रोसीडर कोड एंड द एविडेंस एक्ट व्हाइल द असेसिंग द क्लेम्स बाय द लोक अदालत, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका दो गलत है, यानी कि ए सही है, 1 and 3 इज द राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो रसिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान इसमें मेंबर हैं, और ये फोर्स में आया था 1994 में। जैसे कि नाटो है, यूएस लेड करता है, उसी तरह ये है CSTO जिसको रसिया लीड करता है, ठीक है। तो इसमें पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर द रीजनल एग्रीमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। नहीं भाई, ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, ये रसिया से संबंधित है, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं द कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल CSC is the highest body of the organization and consists of the head of the member states. Yes. तीसरा in the events of an act of aggression against any of the member state, ठीक है, all other member can provide it the military assistance. Yes, ठीक है, यही इसका मेन उद्देश्य है, तो इसका सही होगा 2 and 3, ठीक है। एंड द 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, अरे जो मोदी जी लाए थे
सी ए एक्ट 2019 उसी के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू द इलीगल माइग्रेंट्स हु एंटर इंडिया ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर 2010। नहीं भाई, 2010 नहीं है, 2014 तक, ठीक है, उनके लिए प्रोहिबिट कर रहा है। और दूसरा है, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मेंशन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, 6th शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट में एंट्री नहीं होगी, ठीक है, इस एक्ट कहता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू सिक्योर कंज्यूमर, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में पूछ रहा है। कौन सा स्टेप जो है सिक्योर करेगा कंज्यूमर को? तो पहला है, ऑल IoT डिवाइस डिफॉल्ट पासवर्ड शैल बी यूनिक पर डिवाइस। यस, सभी उसके लिए अलग अलग यूनिक होगा पासवर्ड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट प्रिविलेज नीड टू बी अवॉइडेड। नहीं भाई, इसी की तो जरूरत है, प्रिंसिपल ऑफ द लीड प्रिविलेज, ठीक है, ये रहेगा, तो दूसरा गलत हुआ। तीसरा देखते हैं, इंस्टॉलेशंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ IoT डिवाइस शुड एम्प्लॉय द मिनिमल स्टेप्स। यस, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो इसका 1 and 3 इज द राइट आंसर IoT पे, ठीक है, 1 and 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करती है। तो पहला स्टेटमेंट है, द टर्म ऑफ द फॉरेस्ट कवर एज ये परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अरुणाचल प्रदेश इज द रैंक हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स। नहीं, ये दूसरे स्थान पे आता है, पहले मिजोरम आता है, तो ये ध्यान में रखना है। परसेंटेज में पूछा है, अगर एरिया में पूछता तो मध्य प्रदेश है, MP, ठीक है। दूसरा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया अमंग द ऑल द हाईएस्ट रिजर्व। यस, ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर रखता है, ठीक है, ये आंध्रा में है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम बम्बू बेयरिंग एरियाज अमंग द स्टेट्स। यस, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बम्बू है, बैम्बू। एंड फोर्थ है, वेस्ट बंगाल हैज द मैक्सिमम मैंग्रोव कवर इन इंडिया। यस, दूसरे स्थान पे गुजरात है, तीसरे अंडमान निकोबार। तो इसमें पूछा था कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें 3 स्टेटमेंट सही हैं, ओनली द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो C इज द राइट, देख लो, C इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, डिफाइंड नहीं है। दूसरा, अंडर आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन is permitted in the educational institution established under any endowment or trust and administered by the state। yes, ये होगा, ठीक है। जो थर्ड है, आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन ओनली द लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। नहीं भाई, इसके साथ साथ रिलीजियस मिनोरिटी को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, आर्टिकल 29। तो इसमें ओनली 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 है, द जियोलॉजिकल फीचर्स नेम साउथ वागड़ फॉल्ट, कैटरोल हिल फॉल्ट एंड द गेदी फॉल्ट रिसेंटली appear in news. They are the located in which of the following regions। तो ये कच्छ रीजन में है, ठीक है, कच्छ रीजन, तो ये ध्यान में रखना, ये इज द राइट आंसर, कच्छ रीजन गुजरात।
फिर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली 3 वर्ड जोड़ा गया था प्रियम्बल में, ठीक है, जो कि था सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब लागू किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 जनवरी 1950 में, तो ये इसमें सेकुलर और इंटीग्रिटी नहीं थी जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 1 and 3 इज द राइट, सी इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 29, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। तो पहला है सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा है द टर्म सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। तीसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इन एडॉप्टेड फ्रॉम द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा 1 and 3, ठीक है, 1 and 3 इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश 7 कमेटीज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, 7 कमेटी नहीं थी, 13 कमेटी थी, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा है कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली डिमांडेड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1929 लाहौर सेशन, नहीं भाई, 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया गया था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द कैबिनेट मिशन प्लान, नहीं भाई, ये 1946 में आया था कैबिनेट, तो ये बहुत लेट की बात कर रहा है, ये अगस्त ऑफ 1940 में एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसका डी सही है, कोई भी सही नहीं है, यानी कि, ठीक है। और बेसिकली पहली बार जो है इसकी विचार जो है फर्स्ट टाइम 1934 में सीपीआई लीडर थे एम एन रॉय, उनके द्वारा लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 21, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजनल अंडर द डीपीएसपी एंड आर्टिकल पूछा है लिविंग बेस फॉर द वर्कर्स, तो ये 47 में नहीं है भाई, आर्टिकल 43 में, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये आर्टिकल 43B में है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी गलत। तीसरा देखते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये सभी जो जानते हैं आर्टिकल 39 ये में है, ठीक है। और जो 47 है वो इम्प्रूव हेल्थ की बात करता है, और 43 ये है जो वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 22, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है सर क्रीक इज ए डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन द गल्फ ऑफ खंभात मार्शलैंड, नहीं भाई, कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में। और दूसरा है कोरी एंड द वेनबारी क्रीक आर लोकेटेड इन इंडिया, यस। एंड द थॉलबेक प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटर वे बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज, यस, ये वाटर बाउंड्री के लिए। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 23, द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वर एनेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, ठीक है। तो ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में आया था, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था ये पूछा है। तो ये बेसिकली हम सभी जानते हैं फजल अली कमीशन के द्वारा आया था, ठीक है, जो कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट ऑर्गेनाइज करना था, मतलब देना बनाना था, उसको माने थे, ठीक है। बट 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ऐसा होगा ये इन्होंने नहीं माना था, ठीक है, कंडेम किया था। ये फजल अली 1953 में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और जो धर कमेटी थी 1948 में, और जेबीपी कमेटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड द पट्टाभी सीतारामैया, ये दिसंबर 1948 में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 48,
सॉरी 24 जजमेंट पूछा और डिसीजन पूछा है, कौन कौन से रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आया। तो पहला है केशवानंद भारती, तो इसमें आया था द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ठीक है, इसमें बेसिक टेक्सचर की बात की गई थी और एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इसका पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट है। दूसरा गोलकनाथ, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, नहीं भाई, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट जो है अमेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के तहत, तो 2 इज द रॉन्ग, ठीक है। और फिर थर्ड है शंकारी प्रसाद, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट ये लॉ अंडर आर्टिकल 13, यस, ये कहा था। तो इसमें पूछा है कौन गलत है, तो दूसरा गलत है, गोलकनाथ केस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, ठीक है, जो कि आज का लास्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्री इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द बीइंग इज न्यूज रिसेंटली। तो चिली न्यूज में था क्योंकि वहां पे नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, ठीक है, लाया गया है। ड्राफ्टिंग ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद क्लाइमेट चेंज एज ये सेंट्रल थीम, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा बुर्किना फासो, इस समय न्यूज में डिसोल्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मिलिट्री, यस, ठीक है, बुर्किना फासो में मिलिट्री रूल आ गया जुंटा आर्मी का, तो इसमें डेली न्यूज द हिंदू में आ रहा है। और जो थर्ड है इंडोनेशिया, ठीक है, थर्ड कह रहा है इंडोनेशिया के बारे में, थर्ड कह रहा है इंडोनेशिया, तो शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल सिटी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, यस, ठीक है, जकार्ता से नूशनतारा जो कि ईस्ट कालीमतान में ये चेंज किया गया था, चेंज किया गया है, ठीक है, तो ये भी सही है। इराक जो है रिप्रेशन पेमेंट्स टू कुवैत फॉर द 1990 इन्वेजन, यस, तो ये भी न्यूज में था सारा, तो ये सारे सही हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ओके, 1 2 3 एंड 4, ओके, देन थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, कल मिलते हैं 26 से 50।